Hey guys, welcome back to my online prep. In this video, we will be continuing with the chapter 4, that is legal and regulatory framework of mutual fund of NISM series 5A. तो इसमें हम लोग और भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जो सेबी ने म्यूचुअल फंड पे लगाए हैं, जर्नल रिस्ट्रिक्शन भी है और फंड बेस्ड कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन भी हैं। तो हम लोग वन बाई वन सारे रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड guys. Let's start with the restriction. General restriction. General restriction का मतलब हो गया कि ये जो restriction है, चाहे वो structure based हो, fund based हो, management based हो, ये सब पर applicable होगा। ये normal हर स्कीम के लिए restriction है। तो सबसे पहला जो restriction है वो delivery basis transaction का guideline दिया गया है। ये क्या है, चलिए समझते हैं। ये बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड मस्ट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। परचेज सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक टू द स्कीम। अब ये बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई सेलर है, ये सेलर है और ये बायर है। इनका टोटल जो नैब है, मान लेते हैं इनके पास टोटल नैब है 1000 है, 1000 नैब है ना। इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया इनको, कितना, सपोज कीजिए 100 नैब इन्होंने सेल कर दिया। अब इनके पास कितना बच गया, अब इनके पास 900 नैब बच गया। तो इनका जो कंट्रोल है ये सिर्फ इस पे है। इनके पास अब 900 बच गया और सपोज कीजिए कि इनके पास ऑलरेडी पहले से 500 था इस स्कीम के लिए, इन्होंने 100 किया तो इनका ये टोटल 600 नैब हो गया। तो म्यूचुअल फंड मस्ट बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। ये डिलीवरी होनी चाहिए, अगर सेलर ने बेचा है तो बायर के पास ये पहुंचनी चाहिए। इनके पास ऐसा नहीं है कि 10,000 नैब है तो 1000 नैब ही रहेगा। जब इन्होंने बेच दिया तो इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द बायर। तो परचेज सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक टू द स्कीम। अब मान लेते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर डेब्ट स्कीम है उसके लिए बेची गई है, तो वो उसी स्कीम में इनके जानी चाहिए, ना कि कोई दूसरी स्कीम में चली जाए। तो यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन है डिलीवरी के लिए, ये सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि म्यूचुअल फंड कोई एडवांस नहीं दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवांसिंग एनी लोन। जिस तरह एनबीएफसी बैंक लोन देते हैं, बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड को इससे प्रोहिबिटेड किया गया है। ये रिस्ट्रिक्शन उन पे लगाया गया है कि आप कोई लोन नहीं दे सकते हैं। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्पॉन्सर्ड ग्रुप कंपनीज। हम लोग ने पहले भी बात किया है कि स्पॉन्सर्ड कौन होते हैं। अब स्पॉन्सर्ड ये क्या करते हैं, ये कोई फंड क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कोई एबीसी फंड है, ये स्पॉन्सर होते हैं। ये फिर क्या करते हैं, ये ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, फिर एएमसी को, इस तरह से होता है। फिर बाकी फंड मैनेजर वगैरह आते हैं। ये जो क्रिएटर है, ये इनके बारे में कह रही थी, ये हो सकता है कि इनके पास एक और कंपनी हो, XYZ, ये भी हो सकता है। तो इनको बोला यह जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन स्पॉन्सर्ड ग्रुप कंपनीज, मतलब scheme cannot invest in unlisted or privately placed securities of any associate or group of companies of the sponsor। मतलब कि कोई भी स्कीम cannot invest अनलिस्टेड का मतलब होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड नहीं है और ट्रेड नहीं हो रही है, ठीक है, उस पे अनलिस्टेड। और प्राइवेटली प्लेस का मतलब होता है आप प्राइवेटली आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक कंपनी, मान लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है प्राइवेटली, मतलब ओवर द काउंटर, OTC। आप इनके कंपनी से बात किए, इन्होंने ये बात की, ठीक है मुझे इतने फंड की जरूरत है, मैं इतना इक्विटी दे दूंगा, तो ये ट्रेड नहीं है। तो प्राइवेटली प्लेस सिक्योरिटी ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप ऑफ द स्पॉन्सर, मतलब ये इनकी कंपनी अगर कोई मान लेते ही अनलिस्टेड है,
ठीक है, इस अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, तो स्कीम्स कैन नॉट इन्वेस्ट। तो ये जब फंड आपने क्रिएट किया जिसकी परमिशन एबीसी का मिला आपको और आपने पब्लिक से पैसे लिए, तो आपकी ये अगर ये कंपनी है XYZ जो अनलिस्टेड है, जिसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ये फंड जो है इसमें से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप ना ही तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना प्राइवेटली सिक्योरिटीज, इसकी जो सिक्योरिटीज है आप इसको खरीद सकते हैं अगर ये आपसे बिलोंग करता है तो, मतलब स्पॉन्सर से। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द स्पॉन्सर ग्रुप कंपनी आर लिमिटेड 25% द नेट एसेट सब्जेक्ट टू सेबी कंडीशन। अब क्या है कि ठीक है, अगर ये लिस्टेड है तब क्या करेंगे, तो लिस्टेड अगर है ये, तब आपका क्या है कि टोटल फंड का 25% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेबी अप्रूवल, अगर ये लिस्टेड है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन्वेस्टमेंट इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन है कि स्कीम्स में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट म्यूचुअल फंड अप टू 5% ऑफ द नैब। मान लेते हैं कि कोई स्कीम्स है, ये एबीसी कोई स्कीम्स है, इनकी जो टोटल फंड है वो 100 करोड़ की है, ठीक है, और एक दूसरी इन्हीं की ये स्पॉन्सर्ड है मान लेते हैं, या इनकी 2 स्कीम है, इसमें ये 200 करोड़ है ना, ये XYZ है। अब इनको जो पैसा इन्होंने उठाया मार्केट से, ये बोल करके ये इक्विटी में लगाएंगे, ये डेब्ट सिक्योरिटीज में लगाएंगे, या गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें भी इन्होंने बोला कि ये पैसा हम लोग इसमें लगाएंगे जिस तरह का फंड है। अब क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक और फंड है किसी और का, उसमें मान लेते हैं कि DBC कोई फंड है और यहाँ पे NPT कोई एक फंड है, तो बोले कि नहीं हम लोग इसमें इसके थ्रू लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 5% से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो भी 5% का रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर आप इस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं इसके थ्रू, तो आपके पास 5% मतलब 5 करोड़ का। अगर आपने टोटल फंड का, अगर आप टोटल लगा रहे 300 करोड़, तो इसका भी 5% मतलब 1500 करोड़ या 15 करोड़ आप इन्वेस्ट इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और इसके लिए आप कोई भी इन्वेस्टर से चार्ज नहीं लेंगे। नो फीस शैल बी चार्ज ऑन सच इन्वेस्टमेंट टू द कस्टमर और इन्वेस्टर। दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम। फंड्स ऑफ फंड स्कीम मतलब क्या है कि ये जो स्कीम है ये बोलकर ही लगाया गया है कि हम लोग इसके थ्रू लगाएंगे, इस पे लगाएंगे स्कीम, हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग इसके थ्रू जाएंगे, हम लोग इस पे ही लगाएंगे। जब ये इन्वेस्टर को पता होता है कि ये फंड ऑफ फंड्स स्कीम है, मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये फंड ऑफ फंड्स है, मतलब दूसरे फंड्स में हम लोग लगाएंगे। तो ये पैसा जो है कलेक्ट करके ये बोला गया कि हम लोग इनके थ्रू लगाएंगे इसमें, तो उस पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है 5% का। बाद बाकी जितने भी फंड्स आप उठा रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन है 5% का। ओनरशिप लिमिट दिया गया है म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड कैनॉट ओन मोर देन 10% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। कोई भी स्पॉन्सर एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग AMC कैनॉट होल्ड 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट इन द AMC और ट्रस्टी कंपनी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। मतलब ये है कि अगर ये ABC है, कोई म्यूचुअल फंड है, फंड्स है, इसमें कौन कौन हो सकते हैं? स्पॉन्सर हो सकते हैं, ट्रस्टी, और कौन हो सकते हैं? AMC, एम्प्लॉय। अगर आपके पास फंड है और ये कोई XYZ फंड है या म्यूचुअल फंड है या कंपनी है, इसके आप कहीं से भी 10% से ज्यादा इसके
वोटिंग राइट शेयर, जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो आप क्या होते हैं, आप एक तरह से उसके मालिक हो जाते हैं, पार्ट ऑफ द ओनर हो जाते हैं उस चीज के। तो और इसमें क्या होता है, जब डेब्ट फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आप क्या होते हैं, बोरोवर हो जाते हैं। लेकिन जब इक्विटी में लगाते हैं तो आप ओनर हो जाते हैं एक तरह से। तो आपको शेयर होल्डिंग के लिए शेयर वोटिंग राइट के लिए शेयर्स भी मिलते हैं। तो जो वोटिंग राइट्स होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि 10% से ज़्यादा आपकी वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। और साथ में म्यूचुअल फंड का कोई भी स्पॉन्सर या उसकी ग्रुप कंपनीज भी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के एसेट्स मैनेजमेंट या ट्रस्टी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर या वोटिंग राइट नहीं ले सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो 1000 वोटिंग शेयर्स हैं उनके पास, तो म्यूचुअल फंड उस कंपनी के मैक्सिमम 100 शेयर खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा कंपनी का अलाउड नहीं है। तो इसका मान लेते हैं 1000 कितने हैं, शेयर्स हैं, तो इसमें आप मैक्सिमम 10% मतलब 100 शेयर खरीद सकते हैं इस वाले कंपनी के जिसमें वोटिंग राइट हो, ये बोल रहा है वो। नाउ लेट्स सी रिस्ट्रिक्शन टू इन्वेस्टमेंट इन REIT एंड INVITs। REITs and INVITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन दोनों में भी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर भी सेबी ने कैप लगाया है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हम लोग देखते हैं सेबी के थ्रू जो लगाया गया है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, ऐसी कंपनी में हम लोग ने अभी तक जो देखा वो क्या देखा, वो एक जनरल देख लिया कि जनरल जो सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर डेप्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में देखा है रिस्ट्रिक्शन। फिर हम लोग ने देखा इक्विटी में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है सेबी के। अब ये पर्टिकुलर फंड जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड है, इस REIT एंड INVIT में क्या रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वो है ओनरशिप लिमिट का। इसको समझ लीजिए, बिल्कुल आप केयरफुल्ली समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर मिस्टेक करते हैं। म्यूचुअल फंड अक्रॉस ऑल द स्कीम्स कैनॉट ओन मोर देन 10% ऑफ द यूनिट issued by a single RET और INVIT। कोई भी म्यूचुअल फंड अपने सभी स्कीम्स के थ्रू REIT या INIT के 10% यूनिट से ज्यादा नहीं ओन कर सकते हैं। यानी एक सिंगल REIT या INVIT इशूअर के टोटल यूनिट में म्यूचुअल फंड का ओनरशिप कितना होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझे कि सपोज कीजिए कि कोई ABC म्यूचुअल फंड के पास 3 फंड हैं जो रन हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ABC कोई फंड है, इनके तीन क्या हैं, स्कीम्स हैं। ये फंड है, ABC फंड है, और इनके 3 स्कीम्स हैं। मान लेते हैं कि एक स्कीम A है, एक स्कीम A है, दूसरा स्कीम B है, और तीसरा स्कीम क्या है, C है। तो ये बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड अक्रॉस ऑल स्कीम कैनॉट ओन मोर देन 10% ऑफ यूनिट इशूड बाय अ सिंगल, एक कोई REIT और INVIT इशूअर। मतलब कि ये टोटल फंड मान लेते हैं, ये टोटल ये 5%, ये 2% और ये 3%। किसका, कोई REITX है, इसके टोटल मैक्सिमम ये पूरा मिला करके 10% ही आप या तो REIT या INVIT, इसमें आप टोटल ये दोनों और है, दोनों मिला करके नहीं और है। तो पूरे स्कीम्स के जितने भी म्यूचुअल फंड के अक्रॉस ऑल स्कीम्स, यहाँ पे ऑल स्कीम्स है, ये मिला करके 10% किसी एक सिंगल में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10% ही होना चाहिए, 10%। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट पर स्कीम्स। अब पर लिमिट इसका स्कीम क्या है, पर स्कीम्स के, तो स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इट्स NAV इन यूनिट ऑफ RETs एंड ये टुगेदर मिला करके, ये क्या है,
ये टुगेदर मिला करके है। तो लेट्स से कि अ स्कीम हैव अ टोटल नैब ऑफ 1000 करोड़, मान लेते कि नहीं 100 करोड़, मान लेते कोई एबीसी स्कीम है, 100 करोड़ का नैब है टोटल, ठीक है, एबीसी स्कीम है, 100 करोड़ का नैब है। तो ये बोला है कि ये स्कीम 10 करोड़ से ज्यादा किसी भी एक स्कीम की बात कर रहा है, सिंगल यहाँ पे यहाँ पे सिंगल स्कीम है, ये मैक्सिमम मान लेते, इसी में से लेते हैं, ये स्कीम है, ये मैक्सिमम इन सारे में मिला करके या और भी ले XYZ, इसका टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% ही टोटल में, किसी एक सिंगल में। इस सारे यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल था, अभी क्या है कि और भी जो फंड्स हैं REITs एंड NVITs, ये सारे को मिला भी ले तो भी 10% का रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ इट्स नैब इन यूनिट ऑफ सिंगल RET और INVT इशुअर। एक और रूल ये है कि म्यूचुअल फंड स्कीम एक ही RET INVT इशुअर में केवल अपने टोटल 5% नैब ही इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब ये अगर सिंगल एक निकालना है, सिर्फ सिंगल, तो ये स्कीम 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं सेबी ने एडवर्टीजमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया है और रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप हर तरह का एडवर्टीजमेंट आप नहीं पब्लिकली क्या कर सकते, पब्लिश कर सकते हैं। तो सेबी के एडवर्टीजमेंट रूल्स इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए और इन्वेस्टर को किसी भी कीमत पे मिसलीड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, वो गाइडलाइन है, वो है एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप बना रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से, अगर म्यूचुअल फंड बना रहा है, पर तो एडवर्टीजमेंट में एक चीज होना चाहिए, क्या है, ये एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि डबल मीनिंग वाले नहीं हो, बोल कुछ और रहे लगे मीनिंग कुछ और है, ऐसा ही जो समझ ही में नहीं आए, और कॉन्साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट मस्ट नॉट कंटेन स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। कोई फॉल्स आप एडवर्टीजमेंट नहीं बना सकते हैं, मिसलीड नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि आप इस फंड में लगाइए 10% का गारंटीड रिटर्न, या फिर आपने एक पंच लाइन में गारंटीड रिटर्न। भाई म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में गारंटीड वर्ड नहीं होता है, तो गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। बायस नहीं होना चाहिए और डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, मतलब फॉल्स क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशन और प्रोजेक्शन। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि पिछला फंड अच्छा था तो आप ये फंड भी अच्छा होगा, तो रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो रिस्क फ्री तो हो ही नहीं सकता। तो सेबी इस तरह की चीजों को मना करता है कि आप अजम्पशन, प्रोजेक्शन कुछ आप नहीं दे सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स, एनी रैंकिंग बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया आर नॉट अलाउड। कोई भी टेस्टिमोनियल आप कस्टमर का या सेलिब्रिटी का आप नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये फंड बहुत अच्छा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या कस्टमर का कि इन्होंने इन्वेस्टर लिए थे, इनका बहुत फायदा हुआ, आप इस तरह के कोई भी टेस्टिमोनियल्स आप पब्लिश नहीं कर सकते। इस पे भी सेबी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फिर डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो यस, डिजाइन और प्रेजेंटेशन पे भी सेबी का रिस्ट्रिक्शन है। एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी डिजाइन इन अ वे दैट इज लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड और दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट का डिजाइन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्टर को कंफ्यूज करे या किसी स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस को हाइड कर दे। मान लेते हैं कि अगर फॉन्ट साइज बहुत छोटा है या इंपॉर्टेंट जो डिस्क्लेमर है को ऐसी जगह आप प्लेस कर दी जहां से पब्लिक को दिखे ही नहीं, इन्वेस्टर को दिखे नहीं, तो ये सेबी का रूल्स है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट को आप अवॉइड करें। एडवर्टीजमेंट में भी कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टर को मिसलीड करने वाला नहीं होना चाहिए। तो दे मस्ट नॉट कंटेन स्टेटमेंट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ओमिशन, मतलब गलती से अगर आप ओमिशन अगर आपका छूट जाए वैसा भी मे मिसलीड द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर दे और वो गलत डिसीजन ले ले। स्लोगन एंड सेलिब्रिटीज, इस पे भी सेबी ने गाइडलाइन
दिया है कि एडवर्टीजमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्लोगन बनाए, ऐसा जो एग्जैजरेटेड, अनवारंटेड और इनकंसिस्टेंट हो। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा करके कुछ आपने ऐसा बना दिया है, अनवारंटेड जो अनऑथेंटिक हो, और इनकंसिस्टेंट हो विद द नेचर, रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसा स्लोगन यूज नहीं कर सकते जो एग्जैजरेटेड हो या प्रोडक्ट के नेचर या रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के इनकंसिस्टेंट हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्लोगन ऐसे बन गए, गारंटीड हैप्पीनेस या नो रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे इस तरह के स्लोगन को से भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी हमेशा मार्केट रिस्क होता है, वो कोई भी मार्केट रिस्क फ्री होता ही नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है। देन नो सेलिब्रिटीज आर परमिटेड टू बी पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या पब्लिक फिगर कोई भी सेलिब्रिटीज हो, उनको ये अलाउड नहीं है कि कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट बना ले जिसका पर्पस किसी भी इन्वेस्टर को क्या करे, वो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर दे। ये इसलिए कि सेबी चाहता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो डिसीजन लॉजिकल लें, ना कि कोई सेलिब्रिटी इनडोर्स करे उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पब्लिक का फंड होता है, पब्लिक का पैसा लगा रहता है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी पब्लिक अगर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही है तो वो लॉजिकल सोचे, ना कि कोई इंडोर्समेंट। अब जैसे देखते हैं गुटखा बिखा रहे हैं, तो भाई आप विमल पान इलायची या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इंडोर्समेंट है, तो पब्लिक देख करके खाता है कि अरे चलो भाई इसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन खा रहा है तो चलो मैं भी खा लेता हूं। तो सेबी ने इसमें इन्वेस्टमेंट के पार्ट में, खास करके म्यूचुअल फंड में, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह से ये नहीं कर सकता है। गारंटीड हैप्पीनेस अक्षय कुमार आकर के बोल रहा है, या फिर शाहरुख खान बोल रहे हैं कि नो रिस्क इन्वेस्टमेंट, इस तरह से कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है सेलिब्रिटी को इस तरह से स्लोगन बनाना। अब बात करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट शुड नॉट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि पब्लिक को यूज नहीं कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो एडवर्टीजमेंट शुड नॉट एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ और नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को नॉलेज नहीं है, इसका मतलब है कि आप उनको यूज कर लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए। ये तो एडवर्टीजमेंट को इन्वेस्टर की लैक ऑफ एक्सपीरियंस या नॉलेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये प्रोटेक्शन के लिए, किसके? इन्वेस्टर के लिए। अवॉइड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्निकल और लीगल टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एक्सेसिव डिटेल्स दैट मे डिस्ट्रैक्ट इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की गई हो तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि भाई है क्या, लगाना ठीक रहेगा। तो ये बोला गया है कि भाई इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करना जरूरी है ताकि सभी इन्वेस्टर आसानी से समझ सके कि इन्वेस्टमेंट जो जहां करना है वहां हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? Advertisement must contain information that is timely and consistent with disclosures made in the scheme information document, seed, statement of additional information that is SAI and the key information memorandum scheme। ये क्या बोल रहा है? ये गाइडलाइन बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो कि SID बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि SAI होता है, और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो कि KIM होता है, उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। सीड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीड का मतलब होता है कि सीड एक म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन गाइड होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कीम के बारे में डिटेल्स से इंफॉर्मेशन देता है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क फैक्टर, फंड मैनेजमेंट डिटेल्स, फीस एंड एक्सपेंसेस, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ये सीड में मिलेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI में ये क्या होता है? ये एक तरह का एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो म्यूचुअल फंड के बारे में एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जैसे AMC के बैकग्राउंड के बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी डिटेल्स, ये सारे इसमें ही रहते हैं। किसमें? SAI में। और की मतलब की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें क्या होता है? ये एक शॉर्ट समरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो SID और SI का हाईलाइट होता है। जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिटेल्स,
एग्जिट लोड, फंड टाइप, ये सारे किस में मिलते हैं? स्कीम में। तो जनरली इसको ही लोग रेफर करते हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि एडवर्टीजमेंट जो आप कर रहे हैं वो जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए डिस्क्लोजर के साथ, ताकि कोई भी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अब बात करते हैं फेयर कंपटीशन की। फेयर कंपटीशन क्या है? एडवर्टीजमेंट्स मस्ट नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रेडिट अदर एडवर्टीजमेंट और मेक अनफेयर कंपैरिजन। मतलब मेरा वाला अच्छा है, आपका वाला अच्छा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एक एडवर्टीजमेंट में किसी दूसरे ऐड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, और अनफेयर कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मतलब एक म्यूचुअल फंड अपने ऐड में दूसरे फंड को बदनाम करके कुछ बोल रहा है कि नहीं इनका फंड तो खराब था, आप देखा होगा कि इन्होंने तो पैसा डुबा दिया। तो हम लोग उस तरह से नहीं है। और ना ही आप स्कीम को बेहतर दिखाने के लिए कुछ अनफेयर कंपैरिजन, कोई चार्ट ऐसा बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया, वो भी अलाउड नहीं है। तो ये फेयर कंपटीशन का मतलब हुआ। अब स्टैंडर्ड वार्निंग की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड वार्निंग क्या हो गई। एवरी एडवर्टीजमेंट मस्ट इंक्लूड अ स्टैंडर्ड वार्निंग इन legible font. Mutual fund investment are subject to market risk. Read all schemes related documents carefully. सेबी ने ये, अगर आप 96 से पहले उस टाइम में अगर आपने कभी सुना भी होगा तो इतना फास्ट ये चीज़ें बोली जाती थी कि कुछ समझ ही नहीं आती थी। लेकिन थैंक्स टू सेबी इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि हर म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट के साथ एक स्टैंडर्ड वार्निंग लिखा ज़रूरी होती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। वार्निंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और इसमें कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली। इसमें कोई भी चेंजेस वर्ड का या वार्निंग का किसी भी तरह का डिलीशन एडिट अलाउड नहीं है। वार्निंग बिल्कुल सेबी के जो फॉर्मेट है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली, वो क्लियर है। ठीक है। नो एडिशन और डिलीशन टू द स्टेटमेंट वार्निंग परमिटेड, मतलब इसमें आप कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज मस्ट कैरी द स्टैंडर्ड वार्निंग इन द रेस्पेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, ये लोकल लैंग्वेज होती है अदर देन इंग्लिश। तो अगर म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, मान लेते मराठी हो, तमिल हो में हो, तो स्टैंडर्ड वार्निंग का जो यूज़ है लैंग्वेज में उसी में दिखाना होगा आपको। इससे इंश्योर होगा कि भाई जो उस रीजन के हैं, रीजनल लैंग्वेज जो जानते हैं, तो वो उस लैंग्वेज में इस चीज को समझे। जैसे अगर मान लेते ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर इसको हिंदी में अगर बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलेंगे कि भाई ये क्लियर बिल्कुल चेंज नहीं करना कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। भाई हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अगर मिस्टेक हो गया होगा तो भाई माफ कर देना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हिंदी में अगर ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली को अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन या योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इस तरह की चीजें हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको देना होगा। अब आते हैं ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट। ऑडियो विजुअल का मतलब हो गया टेलीविजन। सिर्फ ऑडियो की बात करेंगे तो रेडियो, है ना। तो इन ऑडियो विजुअल मीडिया द स्टैंडर्ड वार्निंग मस्ट बी बोथ विजिबल एंड अकम्पनीड बाय अ वॉइस ओवर। ये क्या है? वॉइस ओवर क्या है? तो जब हम लोग बोलते हैं तो आप ऑडियो विजुअल जब टीवी पे दिखा रहे हैं तो सिर्फ दिखाइए मत, आपको बोलना भी पड़ेगा। तो जब टीवी या रेडियो जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया पे चल रहा हो तो ये जरूरी है कि स्टैंडर्ड वार्निंग को आप क्लियरली सुनाएं और दिखाएं। जो ड्यूरेशन है वो भी इसमें दिखा गया है कि द वार्निंग शुड बी ऑडिबल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड वार्निंग कंटेनिंग 14 वर्ड शुड रन फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। का मतलब ये हुआ कि मिनिमम जो ड्यूरेशन है वार्निंग का विजुअल और वॉइस ओवर का कम से कम 5 सेकेंड होना चाहिए, ताकि
लोगों को समझ में आए और 5 सेकंड में कम से कम 14 वर्ड्स तो आपको बोलने हैं। अगर एड टीवी पर आ रहा है तो विजुअल और वॉइस ओवर वार्निंग को एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए दिखाना है, सुनाना भी ज़रूरी है दिखाने के अलावा, और उसको जितने भी 14 वर्ड्स हैं वो उसको बोलने में कम से कम 5 सेकंड चाहिए होगा, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं कि 5 सेकंड तो आपको 14 वर्ड्स एडजस्ट करने होंगे, तो ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। आपने 5 सेकंड के लिए दिखाया ताकि उनको दिखे, और उसने ही बीच में कम से कम 14 वर्ड्स आपको दिखने चाहिए, सुनने भी चाहिए। अब कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन हम लोग बात करेंगे। कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन में अब सब कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन, एडवर्टीजमेंट मस्ट कंप्लाई विद द 6th शेड्यूल ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। In addition to 6th schedule, mutual fund must adhere to the following dividend advertisement। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट मस्ट कंप्लाई विद 6th शेड्यूल ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। ठीक है, ये बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट जो भी आप बना रहे हैं वो कंप्लाई, जो भी गाइडलाइन 6th शेड्यूल में सेबी के जो म्यूचुअल फंड के लिए 1996 है उसके हिसाब से होना चाहिए। इन एडिशन टू 6th शेड्यूल म्यूचुअल फंड मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। सेबी के 6th शेड्यूल के मुताबिक हर म्यूचुअल फंड ऐड को कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड को एडिशनल रूल भी कंप्लाई करने पड़ते हैं जो सेबी टाइम टू टाइम सेट भी करती है। ये रूल इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर को हमेशा सही, ट्रांसपेरेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। तो इसमें एडिशनली अगर बात करें डिविडेंड एडवर्टीजमेंट के लिए कि हम लोग इतना डिविडेंड देते हैं, तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? द डिविडेंड डिक्लेयर और पेड इन रुपीज पर यूनिट। डॉलर में मत दिखा दीजिएगा आप कि हाँ भाई डॉलर में आ रहा है, या फिर जो करेंसी कम है, नेपाल की करेंसी है वहाँ दे दीजिए, पाकिस्तान की करेंसी उसमें मत दिखा दीजिएगा कि इतने में दे रहे। तो आप बिल्कुल पर यूनिट को आप रुपीज़ में ही आपको दिखाना है। तो जब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड का पे आउट दिखाते हैं तो अपने एडवर्टीजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ज़रूर डिस्क्लोज करना होता है। तो अब जैसे डिविडेंड डिक्लेयर और पेड इन रुपीज़, द फेस वैल्यू ऑफ द ईच यूनिट ऑफ द स्कीम, द प्रिवेलिंग नेट एसेट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। मतलब डिविडेंड पर यूनिट ऐड में यह दिखाना जरूरी है कि कितना डिविडेंड पर यूनिट दिया गया। उसके बाद फेस वैल्यू उसकी क्या थी, स्कीम के हर यूनिट का फेस वैल्यू भी बताना जरूरी होता है। नैब का एट ए टाइम ऑफ डिविडेंड, उस टाइम का जो नैब था, नेट एसेट्स वैल्यू भी डिस्क्लोज करना होता है जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। मान लीजिए कि अगर एक म्यूचुअल फंड का स्कीम 2 रुपीज यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मान लेते हैं कि कोई ABC फंड है, उसने 2 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये डिक्लेयर किया तो इसमें यह भी बताना जरूरी होता है कि इसका फेस वैल्यू क्या था। फेस वैल्यू क्या था? फेस वैल्यू भाई 10 रुपीज था, मान लेते 10 रुपीज था। और जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तब नैब कितना था, मतलब मान लेते हैं कि नैब उस वक्त 50 रुपीज का था। तो ये 3 चीज आपको दिखाना है, डिविडेंड, फेस वैल्यू और नैब। ये बोला जा रहा है किसमें? डिविडेंड एडवर्टीजमेंट में। फिर परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स है तो इसके लिए भी क्या है, ये गाइडलाइन है। तो शॉर्ट टर्म फंड में क्या है? फॉर ओवरनाइट फंड्स, ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए। लिक्विड फंड जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट फंड वेयर इन्वेस्टर हैव अ वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट इन होराइजन। ठीक है, तो जब बात ओवरनाइट फंड की बात करते हैं या लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड की आती है, तो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत छोटा होता है। एक दिन होता है, 7 डेज होता है, 1 महीना, 3 महीना, मतलब इसी हिसाब से 1 साल से अंदर के अंदर ही रहता है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस का एडवर्टीजमेंट करने वक्त भी सेबी ने कुछ रूल्स
बनाए हैं और गाइडलाइन दिए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि परफॉर्मेंस कैन बी एडवर्टाइज बाय सिंपल एनुअलाइज्ड ऑफ यील्ड इफ परफॉर्मेंस डेटा इज अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 7 days, 15 days एंड 30 days। इस टाइप के फंड की परफॉर्मेंस को सिंपल एनुअलाइज ऑफ यील्ड के थ्रू दिखाना है, ये बोला गया है। यानी अगर 7 दिन का है या 15 दिन का है या 30 दिन के रिटर्न को भी आप एनुअलाइज करके दिखाते हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस अनरियलिस्टिक या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए कि आप कभी भी एनुअलाइज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एनुअलाइज करके आप कैसे दिखाएंगे? अवेलेबल एटलीस्ट 7 days, अब 7 days है तो आप एनुअलाइज करके 7 days में मान लेते 1% दिया, ठीक है, 1% रिटर्न दिया आपने, तो आपको यहाँ 12 वीक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एनुअलाइज करके आप दिखाएंगे, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे कि हर 7 days में 1% दे रहा भाई, तो अगले 7 52% हो गया, इसी को डाल दो। तो एनुअलाइज आप करके दिखा सकते हैं। दिस इज परमिटेड provided it does not reflect an unrealistic or misleading picture of the scheme's performance or future performance। ठीक है, तो आप कोई अनरियलिस्टिक और मिसलीडिंग पिक्चर आप उसमें नहीं शो कर सकते, नहीं दिखा सकते कि स्कीम का जो परफॉर्मेंस था वो फ्यूचर के परफॉर्मेंस में इस तरह का था। तो परफॉर्मेंस का डेटा एटलीस्ट 7 days, 15 days या 30 days का होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को स्कीम्स का एक्यूरेट डिटेल्स मिले। तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट सेक्शन। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे जो क्लोजिंग से रिलेटेड है, उसको देखेंगे हम लोग।